हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जिससे इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में अंतर को पढ़ा था। तो आज की वीडियो में जो है हम एक न्यूमेरिकल करेंगे उससे रिलेटेड और आगे टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और जो है नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट भी जरूर कर लेना, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ डेली नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो गाइस चलिए बिन देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पहले एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आई के टॉपिक को करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 3 समीकरण हैं, उसमें से एक ना एक आती ही आती है, जिसमें आज हम पहले समीकरण को कवर कर लेंगे, बाकी कल हम 2 समीकरण को कवर करेंगे। गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं तीनों समीकरण कराऊंगी तो, बट जो है हम जो है स्लो करेंगे, यानी थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए छोटी छोटी वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, घूर्णन करते हुए पिंड में 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये पर सेकंड है यानी अपॉन में है सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर का बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। यदि घूर्णन अक्ष से दूरी 1 सेंटीमीटर है तो रेखीय त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखेंगे गाइस इसमें क्या है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो कि काहे का मान होता है गाइस, अल्फा का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कोणीय त्वरण को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 4 रेडियन, हम पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, 4 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर से आपको दी हुई है दूरी, ठीक है, जो कि घूर्णन अक्ष से दूरी, तो यहाँ पर से हमने 1 मानी हुई है। चलिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हम इसको 16 कर दे रहे हैं, तो 16। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें दूरी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से r = दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें इसको MKS पद्धति में इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो हम MKS पद्धति में कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हमें दिया होता है। तो यदि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 0 थे वो कहाँ चल जाएंगे, उसके अपॉन में चल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। r = 16 सेंटीमीटर दिया था, तो कितना हो जाएगा, r = 16 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा दे रखा है, आर का मान दिया हुआ है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में अंतर, क्या पढ़ाया था मैंने, देखो, कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में अंतर मैंने कल आपको बताया था। क्या बताया था, कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार गाइस प्लीज़ जल्दी से देख के आइए, उसके बिना आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, A = r अल्फ़ा। ठीक है, तो r यहाँ पर से क्या हो जाएगा, r यहाँ पर से इसमें हो जाएगा कोणीय त्वरण और यहाँ पर से A हो जाएगा रेखीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें क्या निकालना है, रेखीय त्वरण निकालना है। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर से A हो जाएगा रेखीय त्वरण और यहाँ पर से हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तो देखिए हमें क्या इसकी वैल्यू दी है, हमें आर दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। A = r की वैल्यू कितनी है, 16 × 10⁻2 इंटू में कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4। 16 की गुणा आप जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 हो जाता है, 16 को कितना हो जाता है, 64 इंटू 10⁻, कितना हो जाता है, -2। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2। अगर आप इसको अपॉन में भेजते हैं तो क्या कहते हैं, तो आपका कुछ पॉइंट में आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, नहीं तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये रेडियन
तो यहाँ से जाएगा रेडियन मीटर सेकंड का स्क्वायर। कैसे हुआ गाइस मैं आपको बताती हूँ। मात्रक निकालना हमने जो है फर्स्ट लेसन में देखा था, वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख के आइए पहले मात्रक और विमा, तो वहाँ पर से आप मात्रक विमा अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए आर है, यहाँ पर से दूरी है तो कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और आर यहाँ जो हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो तभी यहाँ पर से आ गया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर रेडियन सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं रेडियन सेकंड स्क्वायर मीटर, बट ये थोड़ा सुनने में अलग सा लग रहा है तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया रेडियन मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम इससे आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं, जिसमें हम आज देख लेते हैं घूर्णी गति की प्रथम समीकरण को। तो गाइस यहाँ पर से हम पढ़ लेते हैं आज घूर्णी गति की समीकरण। मैं हेडिंग डाल देनी हूँ, घूर्णी गति की समीकरण। इसमें जो है 3 समीकरण आती हैं गाइस। तो आज हम फर्स्ट देख लेंगे, कल सेकंड और थर्ड देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो कुछ फ़ायदा है नहीं, इसलिए जो है हम कल देखेंगे बाकी समीकरणों को। ठीक है, तो घूर्णी गति के समीकरण, तो हम आज डाल लेते हैं हेडिंग प्रथम समीकरण। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, तीनों में से एक ना एक जो है पेपरों में ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रथम समीकरण है कि यदि कोई पिंड एक नियत अक्ष के परितः, ठीक है, प्रारंभिक कोणीय वेग मैंने आपको पहले पढ़ाया था कोणीय वेग होता क्या है। ठीक है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 हमने माना क्या, ओमेगा 0, तथा नियत कोणीय वेग अल्फा से घूर्णन कर रहा है, तो टी समय बाद उसका जो होगा कोणीय वेग यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। तो गाइस इसकी जो डेफिनेशन है या नीचे इसको हम प्रूव करेंगे तो किस तरीके से गाइस देखिए, यदि कोई पिंड एक नियत अक्ष के परितः प्रारंभिक कोणीय वेग हमने माना यहाँ पर से ओमेगा 0 तथा नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है, तो टी समय बाद उसका कोणीय वेग, सबसे पहले तो कोणीय वेग की मैंने आपको जब करवाया था कोणीय वेग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर से वेग था, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। गाइस यहाँ पर से आपने थोड़ा फोकस करना पड़ेगा जिससे कि आपको ऑल डाउट आपके क्लियर हो। तो गाइस ध्यान से सुनिए मैं कह क्या रही हूँ, कोणीय वेग है तो वो भी वेग, तो वेग की डेफिनेशन से क्या होता है, विस्थापन बट्टे समयांतराल। ठीक है, तो यहाँ पर से कोणीय है तो वहाँ पर से कोणीय ऐड कर देंगे, जैसे कोणीय विस्थापन अपॉन समयांतराल। ठीक है, तो ये हो जाता है कोणीय वेग। तो यहाँ पर से हमने कोणीय वेग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोणीय वेग बराबर क्या हो जाती है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर से डेल्टा थीटा है कोणीय विस्थापन और डेल्टा टी है यहाँ पर से समयांतराल। ठीक है, और यहाँ पर से आपका कोणीय वेग हो गया कोणीय त्वरण। ठीक है, तो जब मैंने आपको यहाँ पर से कोणीय त्वरण पढ़ाया था तो कोणीय त्वरण क्या हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कोणीय वेग परिवर्तन। मैंने आपको बताया कोणीय त्वरण होता क्या है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर जो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो कोणीय त्वरण कहलाती है। तो कोणीय त्वरण है तो एक हो जाएगा ओमेगा 2, एक हो जाएगा ओमेगा 1। पहले ओमेगा 1 से ओमेगा 2 कर दिया जाता है, उसका क्या कहते हैं, वेग, तो तभी वहाँ पर से डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी आ जाता है कोणीय त्वरण में। तो इस तरीके से जब हमने ये वाली समीकरण देखनी है तो इसमें क्या हो जाएगा, नियत अक्ष के परितः, तो यहाँ पर से मैंने आपको बताया तो कितना हो जाएगा, कोणीय वेग हमारे पास क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने यहाँ पर से क्या माना कि कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 तथा नियत कोणीय त्वरण ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा टी, और टी समय अंतराल बाद हमने उसका क्या निकालना है, कोणीय वेग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी जो कोणीय वेग की परिभाषा। ठीक है, तो गाइज ये हमने क्या करना है, प्रूव करके लेके आना है। ठीक है, तो ये हमने क्या करके लेके आना है, प्रूफ। तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति मीन्स होता है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, हम इसको क्या कहते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो उपपत्ति मीन्स प्रूफ कोणीय त्वरण की परिभाषा से। ठीक है, तो मैं आपको जो है इजी वे में करवाऊंगी। तो देखिए कोणीय त्वरण की, आपने जब कोणीय त्वरण पढ़ा था, मैंने आपको अभी बताया कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, ये हमने निकाला है। वीडियो नहीं देखी है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो उसके बाद आप वहाँ से जाके देख के आए पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, कोणीय त्वरण की परिभाषा से मैंने आपको बताया था अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर से डी डब्ल्यू क्या था, यहाँ पर से कोणीय
वेग परिवर्तन की दर, और यहाँ पर से डेल्टा टी क्या था, समयांतराल, जो उसमें हमारे समयांतराल लगा यानी T2 माइनस T1, और यहाँ पर से क्या था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो यहाँ पर से हम DW निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर से डी ओमेगा निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू DT, ये हो जाएगा। हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण एक में देखिए क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देते हैं। समीकरण एक का सीमाओं, हम क्या करते हैं, इसमें समाकलन करेंगे। सीमाओं T1 बराबर 0। देखिए T जब मैंने आपको पढ़ाया था, T क्या था, यहाँ पर से T2 माइनस T1 था, तो T1 यहाँ पर से लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, पर कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण हमने कितना पढ़ा है गाइस, तो ओमेगा 0 मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी खाली गाइस यहाँ पर से जब नॉट लग जाता है या 0 लग जाता है तो उस चीज़ की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, यानी लोअर हो जाती है वो दूसरे की अपेक्षा, ठीक है, लो हो जाती है। कोणीय त्वरण ओमेगा 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर से T2 यानी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, T मान लेते हैं, और यहाँ पर से पर कोणीय त्वरण की अपर लिमिट, कोणीय त्वरण की अपर लिमिट हमने मान ली यहाँ पर से ओमेगा के बीच समाकलन करने पर। अब गाइस देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, इसको है क्या, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में हमने क्या निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, या हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर से समीकरण एक की सीमाओं, ठीक है, लोअर लिमिट कितनी हो जाती है, T1 इज इक्वल टू 0 पर कोणीय त्वरण ओमेगा 0 तथा टी, यहाँ पर से त्वरण की जहाँ पे हम डी ओमेगा की जगह पे लगाएंगे तो वहाँ पे लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, ओमेगा 0, और अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, ओमेगा, और यहाँ पर से अगर हम dt में लगाएंगे तो वहाँ पर से लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, T1, और अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, T2 बराबर T, ठीक है। तो हम लिमिट लगा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर से ये हो जाता है आपका समाकलन का साइन, ठीक है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने बताया अपर लिमिट कितनी है, ओमेगा, तो वो ऊपर लगाई जाएगी, और लोअर लिमिट कितनी है, ओमेगा 0, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, नीचे। अल्फा को बाहर लिख देते हैं क्योंकि हमने इनका जो है समाकलन करना है, ठीक है। तो अल्फा तो हमने प्रूफ करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसमें निकाल लेंगे, उस पर हम यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, dt। तो यहाँ पर से अपर लिमिट कितनी है, यहाँ से t, और लोअर लिमिट आपको कितनी दे रखी है, t इज इक्वल टू 0, तो हमने ये लगा दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, d, जब आप d का समाकलन करेंगे तो वो कुछ भी नहीं बचता है। तो जब आप करते हैं समाकलन डी एक्स बराबर कितना आता है, x, तो वहीं पर से जैसे हम समाकलन करेंगे dw कितना आ जाएगा, w, तो लिमिट उसी तरीके से रहेंगी, लिमिट ओमेगा ऊपर और ओमेगा 0 नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, अल्फा। उसके बाद आप जब लिमिट लगाएंगे तो डी, जैसे समाकलन करा dt का, तो कितना आएगा, t, तो यहाँ पर से आपका बच गया t, और ऊपर से अपर लिमिट और नीचे से लोअर लिमिट। तो उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, देखिए सबसे पहले हम, अब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में इसको कर लेते हैं। देखिए पहले आती है अपर लिमिट माइनस, फिर आती है लोअर लिमिट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आ जाती है, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर से पहले हम आएगी अपर लिमिट, यहाँ पर से कितना था, 0, तो यहाँ पर से कितनी आ जाएगी, लोअर लिमिट, जो कि कितनी है, यहाँ पर से 0, ठीक है। तो यहाँ पर से मैंने आपसे बोला पहले आती है अपर लिमिट किसी भी चीज़ की, फिर आता है माइनस, फिर आती है लोअर लिमिट। उसी तरीके से अल्फा था टी की, हमने अपर लिमिट थी t और लोअर लिमिट थी 0, तो हमने ये लगा दी। उस तो आप देखेंगे क्या बचा, क्या मिला आपको, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है। तो बट हम प्रूफ क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम पीछे भेज देते हैं, ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये माइनस का था आपका, और वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये वाला बता दे रही हूँ अच्छे से गाइस। देखिए जब आप निकालते हैं समाकलन डी डब्लू का, तो कितना आता है, ओमेगा आपका कैसे आया, ठीक है। और जैसे आपने निकाला डी टी का, तो कितना टी आया, तो कैसे आया, हाउ, ठीक है। तो कैसे आया वही मैं आपको यहाँ पर से बता दे रही हूँ। देखिए जब आप समाकलन करते हैं डी एक्स का, तो कितना मिलता है, एक्स, तो आप ये याद रख लीजिए, हो गया। तो आप बाकी सभी चीज़ का निकाल लेंगे। जैसे एक्स की जगह पे यहाँ पे ओमेगा था और यहाँ पर से टी था, तो एक्स की जगह पे आपका क्या मिल गया, ओमेगा और टी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर से इसको लिमिट इसकी निकाली थी। तो आपको प्रूफ हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये आपकी कौन सी समीकरण हो गई, घूर्णी गति की प्रथम समीकरण को हमने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये इतनी सी थी, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उसको हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। ऑल डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप। तो अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों
तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत हो, यानी जो क्लास 11th में हो, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो गाइज़ बिल्कुल भी मत भूलना, और नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कर देना जिससे कि आपको डेली टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।